नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए इसमें पार्ट 3 लेकर के आई हूँ, जो आपका जून 2018 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। इसके पहले मैं 2 कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके नेट प्रिपरेशन 2020 की प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, इसमें लिखा है नेट प्रिपरेशन 2020। वहाँ से जाकर के आप डिटेल देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा बताया है। और वहाँ पर हमने दिसंबर 2019 की भी टॉपिक जो है अच्छे से कवर किया है, वो भी जा करके वहाँ देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चंस कराया है वो आपको वहाँ से मिलेंगे। और टीजीटी पीजीटी की एक अलग लिस्ट बनी है, वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में कई तरीके से हैं, तो आप क्वेश्चन को देखना हो आपको वहाँ से जा करके देख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आते हैं 77 क्वेश्चन। इसके पहले 76 तक हमारा कवर हो चुका है। देखिए यहाँ पर फेलिंग टेस्ट, सेलिओनोव टेस्ट, जेल्डोलस टेस्ट, जेंथ्रोप्रायोटिक परीक्षण, नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक टेस्ट से एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है, देखिए पहला इसमें ऑप्शन ये सही होगा। अब देखिए कैसे कि देखिए जो फेलिंग टेस्ट होता है, ये फेलिंग टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर करता है। देखिए जो फेलिंग टेस्ट होता है एक केमिकल रिएजेंट होता है, जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं, वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट को जो है और कीटोन फंक्शन जो ग्रुप होता है, इन दोनों को अलग करने का, यानी कह सकते हैं दोनों को अलग करने का काम करता है। और ये क्या है, क्या ये जो होता है एज अ रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन जाता है फेलिंग टेस्ट का, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सेलिवोनॉफ्स परीक्षण। देखिए सेलिवोनॉफ्स जो परीक्षण है, इसका जो ऑप्शन जाता है वो तीसरा है। इसमें क्या है कि ये केमिकल टेस्ट होता है जो क्या करता है, एल्डोज और कीटोज शुगर के बीच में अंतर जानने का काम करता है। क्या काम कौन जानने करता है, ये सेलिवोनॉफ टेस्ट जो होता है, ये क्या करता है, जो कीटोज और एल्डोज शुगर होते हैं इनके डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। और इसमें जो है, इसीलिए जो इसका ऑप्शन जाता है वो तीसरा है, यानी कीटोज शुगर। क्या होता है ये, कीटोज शुगर, क्योंकि ये एल्डोज और कीटोज शुगर के बीच में जो डिस्टिंग्विश होता है उसको इस टेस्ट के द्वारा पता करने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं, इसी में आपका है जिल्डॉल्स टेस्ट। देखिए जिल्डॉल टेस्ट जो होता है इसमें ये नाइट्रोजन के लिए होता है, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ मेथड फॉर द क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कोई मतलब कि जो इसकी मात्रा होती है नाइट्रोजन की, इसको पता करने के लिए जो है जेल्डाल मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जान लीजिएगा, जेल्डाल किससे रिलेटेड है, नाइट्रोजन से। फेलिंग किससे रिलेटेड है, रिड्यूसिंग शुगर से। और सेलिविनॉफ्स क्या होता है, कीटोज शुगर से। अब आते हैं जेंथ्रोप्रायोटिक। अब देखिए जो जेंथ्रोप्रायोटिक होता है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए होता है। क्या होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए होता है। देखिए इसमें क्या है, जो हमारा जेंथ्रोप्रोमेटिक होता है इसमें डिटेक्ट करता है अमीनो एसिड कंटेनिंग एन एरोमेटिक न्यूक्लियस इन अ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन में जो एरोमेटिक न्यूक्लियस होता है उसके पता करने के, डिटेक्ट करने के लिए ये परीक्षण करते हैं जेंथ्रोप्रोमेटिक। क्या पता करता है, डिटेक्ट द अमीनो एसिड। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है आपका, इसका जो ऑप्शन जाता है आपका डी का चौथा, यानी एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट आता है नाइट्रोप्रोसाइड। देखिए जो नाइट्रोप्रोसाइड होता है ये भी डिटेक्ट करने का काम करता है कीटो एसिड का इन द ब्लड या यूरिन, यानी ब्लड में या यूरिन में। इस टेस्ट के द्वारा, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के द्वारा जो होता है इसको पता करने का काम करता है, यानी सल्फर युक्त अमीनो एसिड का जो है पता करने का काम करता है, किसके द्वारा, नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए पोषक तत्वों की सूची में दिए गए उनकी कमी से होने वाले लक्षणों से मिलाइए। देखिए ये है, ये बीमारियां इस पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो इसमें ए होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर फोलिक एसिड से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और जिंक से क्या होता है, हाइपोग्यूसिया नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम से टिटेनी रोग हो जाता है, जो पायरोमाइथेन होने लगती है। आयोडीन की कमी से पता है मानसिक कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस यानी ओठों का फटना रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि दिए गए खाद्य पदार्थों के उस सक्रिय अंश को जिसका संबंध कैंसर के बचाव से है
ये सूची सेकंड में दिए गए उसके स्रोत से मिलाइए। यानी ये चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं कैंसर के बचाव के ये से रिलेटेड होता है और ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जिससे ये अगर इस चीज़ को लिया जाएगा तो जो कैंसर के बचाव से बचाव किया जा सकता है। तो देखिए इससे इसको मिलान करना है। इसमें जो ऑप्शन जाता है, इसमें जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी होगा। देखिए इसमें क्या है, फाइटोकेमिकल या फाइटोकेमिकल का रिलेटेड किससे है, ब्रोकली, जो ब्रोकली पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, फाइटोकेमिकल पाया जाता है। और अल्फा लिपोइक एसिड क्या होता है, इसमें आलू में पाया जाता है। फ्लेवोनाइड्स जो होता है ये जो है ग्रीन चाय में पाया जाता है। ग्लूटाथियोन क्या होता है, ये पाया जाता है एस्पेरेगस में। और नेक्स्ट सिलेनियम जो होता है ये हमारा पाया जाता है समुद्री खाद्य पदार्थों में। तो इसका ऑप्शन जाता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये पहले के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आपके घुमा के आ सकते हैं और इसीलिए आपको क्वेश्चन को कवर करना जरूरी है। और लगता है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि ये पूरी वीडियो देखेंगे आपको कुछ ना कुछ इसमें बहुत सी कह सकते चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन आप जो है इसको पूरा देखा करिए जिससे सारी चीज़ें समझ में आसानी से आ जाए और इससे हल करने से अभी आपके जो माइंड में रहेगा, अभी आप जो है पेपर देने जाएंगे तो इससे आपके माइंड में प्रिपेयर रहेंगे। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि दिए गए जीवाणुओं को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाएं जिनके द्वारा वो फैलते हैं या संचारित होते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा ये दूसरा होगा। देखिए इसमें साल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये जो होता है चौथा, यानी अंडा व मांस के उत्पाद में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किसने साल्मोनेला किसमें पाया जाता है, अंडा एवं मांस के उत्पाद में पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस क्या है, स्ट्रेप्टोकॉकस जो होता है वो जो होता है क्रीम और डेयरी उत्पाद में पाए जाते हैं। क्रीम और जो डेयरी उत्पाद होते हैं उसमें स्ट्रेप्टोकॉकस पाए जाते हैं। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम जो होता है, जो हम डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं उसमें पाई जाती है। और टीनिया सोलियम जो होता है ये हमारा पाया जाता है जो सुअर या मांस जो प्रोडक्ट होता है, सुअर यानी जो नॉन वेज चीज़ें होती हैं उसमें पाया जाता है टीनिया सोलियम। अब सीजेला जो होता है ये सीजेला पाया जाता है, कच्ची सब्जी या सलाद में सीजेला पाया जाता है। तो ये आप नाम याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आपके अवश्य ही आते हैं चाहे जो भी एग्जाम हो। तो देखिए आपका साल्मोनेला भी हमने आपको बताया क्या है, अंडा और मांस उत्पाद में, स्ट्रेप्टोकॉकस डेयरी वाले में, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम डिब्बाबंद में, और टीनिया सोलियम जो आपका आता है ये हमारा आता है सुअर और मांस उत्पाद में। सीजेला जो होता है कच्ची सब्जियां और सलाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में दी गए मदों की सूची में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाएं। देखिए यार खाद्य पदार्थ हैं ये, इसको आपको मैच कराना है, ये एसिड हैं, ये इस चीज़ में पाए जाते हैं, इनको आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है वो क्या जाता है, डी जाता है। देखिए कैसे, इसमें देखिए सॉर्बिक एसिड क्या है, योगर्ट होता है, इसमें पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है बेंजोइक एसिड से प्रिजर्व करते हैं, जो बेंजोइक एसिड होता है जेली में प्रयोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारा बियर में होता है। सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये संसाधित मीट, जिसको प्रोसेस्ड मीट में इसका उपयोग किया जाता है। यानी हमारी ये एसिड है, इनका उपयोग इनको करने के लिए जो है, इनको संसाधित करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा चल रहा था सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो प्रोसेस्ड जो है मीट के लिए प्रयोग करते हैं। एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड है वो चटनी बनाने में इनका उपयोग करते हैं। और निसिन जो होता है तीसरा, यानी चीज़ बनाने के लिए उपयोग में लाते, यानी इनके द्वारा इनको प्रिजर्व रखने का काम किया जाता है। ये आप देखिए, तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉर्बिक एसिड ये हमारा योगर्ट के लिए, बेंजोइक एसिड जेली के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड की जो है बियर के लिए, सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये होता है संसाधित फूड के मीट के लिए, और एसिटिक एसिड जो होता है चटनी के लिए, निसिन है ये हमारे चीज़ के लिए होता है। तो एक से दो बार इसको देखिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए सूची में पदों की सूची सेकंड में दिए गए संचालन क्षेत्रों से मिलाएं। देखिए इनवॉइस, विवरण पद, सैटेलाइटिंग, फैक्टर विधि, BARS प्रतिशत विधि। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ये इसमें ऑप्शन सेकंड होगा। अब देखिए इसमें जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस में
हमारा खरीदना होता है, हमने अभी इनवॉइस के बारे में आपको बताया था अभी इसके पहले वाले में जिसमें केओटी बताया था उसी में। और विवरण पत्र जो होता है, ये विवरण पत्र होता है प्रदर्शित करने की एक योजना होती है, यानी जो इसको प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं। यानी ये क्या करता है, लेआउट प्लानिंग करता है, प्रदर्शित करने की एक योजना होती है कि कोई चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉस्पेक्टस तैयार करते हैं। तो उसी की तरह ये सैटेलाइटिंग जो होता है ये कमीसारी सेवा होती है, जिसको कमीसरी सर्विस बोलते हैं, जो फूड के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फैक्टर विधि यानी आपका फैक्टर मेथड होता है, ये जो है उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने के लिए करते हैं। फैक्टर मेथड का जो है उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने के लिए करते हैं। और BAR मैंने आपको बताया था, इसको BR आपके मैनेजमेंट थ्योरी में मैंने इसको अच्छे से क्लियर करा था। इसका जाएगा अनुपालन का मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए BARS का प्रयोग करते हैं। BARS यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए प्रयोग करते हैं। नहीं देखा होगा आप मैनेजमेंट थ्योरी में जा करके बताया है मैंने, वहाँ देख सकते हैं। परसेंटेज मेथड जो होता है इसका प्रयोग जो है पाक विधि का समायोजन करने के लिए करते हैं। देखिए इसमें है सूची, फर्स्ट में दिए गए पदों की सूची, सेकंड में दिए गए वर्णन के साथ सुमेलित बताइए। इसमें क्या है, क्षुधाभाव जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, डिमेंशिया मनोभ्रंश बोलते हैं, एडिक्शन व्यसन यानी किसी चीज़ की लत लग जाना, और व्यवहारिकतावाद जिसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, यानी फोर्थ होगा। इसमें देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, भोजन विकार संबंधी समस्या होती है। डिमेंशिया जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को हमारे प्रभावित करती है। और जो व्यसन होता है यानी कोई चीज़ की लत लगना, ये मनोविज्ञान निर्भरता पर होता है कि, और व्यवहारिकतावाद जो होता है करके सीखने पर आधारित होता है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका है ये भी आपका मिलान करने वाला है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट में दिए गए संगठन को सूची सेकंड में से दिए गए प्रकारों की उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन इसका जाता है वो हमारा थर्ड होगा। क्या होगा, थर्ड होगा। इसमें क्या है, NHRC जिसका फुल फॉर्म होता है, ये हमारे जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो 1993 में ये आया था। और इसके बाद हमारा ये जो इसका ऑप्शन जाएगा वो मानव अधिकार से संबंधित है। किससे है, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार से संबंधित है। अब CARA ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो CRA जो है चौथा यानी बाल अधिकार से संबंधित है, जो किसके लिए, चाइल्ड के लिए अधिकार से संबंधित है। CARA कारा जिसको बोलते हैं। NIPSID इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका जो डी ऑप्शन सही है यानी पांचवा, निःशक्तता यानी डिसेबिलिटी के लिए जो है काम में लाया जाता है। ये संस्था निःशक्तता के लिए काम करती है। यहाँ पर एक हमारा छूट रहा है NCPCR। NCPCR क्या करता है, ये हमारे जो NCPCR होता है ये चौथा यानी आपके बाल अधिकार से संबंधित है। और जो CARA है ये हमारे क्या करते हैं, ये देखिए इसमें हमारा NHRC हमने भी आपको बताया क्या होगा, ये मानव अधिकार से संबंधित है। और NCPCR जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होता है, जो हमारा ये बाल अधिकार के लिए काम करता है। तीसरा हमारा CARA प्रशिक्षण एवं प्रलेखन के लिए काम करता है। और NIPCCD जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो है पांचवा निःशक्तता के लिए काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा सूची फर्स्ट में दिए गए चरण को सूची सेकंड दी गई उपलब्धि के साथ सुमेलित करें। देखिए इसमें हमारा है ये आपके जो सेंसरी मोटर स्टेज है आपकी, ये और प्री ऑप्शनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल जो स्टेज है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी गई थी, इससे इसका आपको मिलाना है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा जाकर के आप देख सकते हैं कॉग्निटिव थ्योरी को, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है हमारा पहला है, क्या है, संवेदी प्रेरक चरण जिसको हम सेंसोरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वस्तु के प्रति अस्थायित्व आ जाता है। और दूसरा आता है तैयारी का चरण जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें सेंट्रेशन होता है यानी आत्म केंद्रित जिसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक होता है, यानी इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा स्व केंद्रित होता है यानी स्वयं के बारे में सोचता है।
और तीसरा आता है ठोस ऑपरेशन, यानी हमने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, ये सारी चीज़ें जो है शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन जो सही परिपक्वता आती है वो तीसरे में आती है। यानी कॉन्क्रीट जो स्टेज होता है इसमें हमारा संख्याओं का संरक्षण करने लगता है। औपचारिक प्रचलन में क्या होता है, परीक्षण परिकल्पना, जिसको हाइपोथेटिक हमने बताया था, टेस्ट हाइपोथेसिस की तरह परिकल्पना करने लगता है। तो औपचारिक प्रचलन में क्या होता है, परीक्षण परिकल्पना आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए आपके वास्तव विज्ञान से संबंधित एक क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें जो है, ये जो आप क्वेश्चन है, दिए गए सूची में रंजकों का मिलाप कीजिए, सूची 2 में दी गई उनकी विशेषताओं से उनको करिए। अभी मैंने इसके पहले आपको ये क्वेश्चन कराया था जो मैंने खुद ही बनाया था, डिस्पर्स डाइज, डायरेक्ट डाइज, एजोइक डाइज, मेटलाइज्ड डाइज। अब इसको आपको मिलान करना है। तो देखिए अब इसके मिलान के लिए जो इसका ऑप्शन जाता है वो थर्ड होगा। देखिए डिस्पर्स डाइज हमने आपको बताया था केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर के में फैलना, यानी फैलना हमने आपको बताया था फैलने वाला रंग होता है। तो फैलने शब्द यदि आपसे तुरंत आप लगा लेना, क्या होगा, ये डिस्पर्स डाइज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज में क्या होता है, सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में, मतलब कि ये दोनों के लिए होता है, ठोस और पानी में घुलनशील रंजक के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एजोइक। एजोइक में रासायनिक प्रतिक्रिया से रंजक का कपड़े में विकसित होना एजोइक होता है। हमने इसमें आपको और भी ये भी बताया था कि ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त होता है और मोस्टली रूप से कृत्रिम रेशों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है ये। नेक्स्ट हमारा आता है मेटलाइज्ड रंजक। मेटलाइज्ड क्या होता है, एसिड रंजक से ये लागू होता है। किससे, एसिड रंजक से, मतलब कि अप्लाइड करते हैं किसके लिए, एसिड फ्रॉम एसिड बाथ के लिए इसको यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट में दिए गए मदों की मिलान सूची सेकंड दिए गए उनके विवरणों से प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर पहला है टॉयल्स डी जॉय, टॉयल्स डी जॉय, टेपेस्ट्री, तापा, वाफल क्लॉथ। तो इससे आपको क्वेश्चन से में मिलान करना है, जो इसका ऑप्शन जाता है वो सेकंड जाता है। देखिए क्या होता है इसमें, जो हमारा टॉयल्स डी जॉय होता है वो नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े में, मतलब इसको टॉयल्स डी जॉय करते हैं नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े, यानी फैब्रिक विद डेलिकेट प्रिंटेड डिजाइंस के लिए टॉली डी जॉय का प्रयोग करते हैं। टेपेस्ट्री रंगीन बाने धागों से बुना पैटर्न होता है। टेपेस्ट्री क्या होता है, ये हमारा पैटर्न वोवन इन कलर्ड फिलिंग यार्न होता है टेपेस्ट्री। और जो तापा होता है ये हमारा बिना बुना हुआ कपड़ा होता है, बिना बुना कपड़ा को तापा कहते हैं। और वेफले क्लॉथ होता है हनी कम बुनाई से बना कपड़ा, हनी कम बुनाई से बने कपड़े को वाफल क्लॉथ कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए आपके टेस्ट था वास्तव विज्ञान में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टेस्ट दिए गए हैं, इनका जो है इस चीज़ के लिए इसका टेस्ट करते हैं। देखिए हमारा इसमें जो ऑप्शन जाता है वो पहला ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर जो ग्रे स्केल होता है वो धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव लाने के लिए, धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव के लिए ग्रे स्केल का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा जेनॉन आर्क जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, रोशनी स्थिरता यानी लाइट फास्टनेस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्रॉक मीटर, क्रॉक मीटर जो होता है ये रगड़ स्थिरता यानी रफ फास्टनेस के लिए प्रयोग करते हैं। क्रॉक मीटर, रग फास्टनेस, क्रॉक मीटर, रग फास्टनेस, इस तरह से आप याद करेंगे, 2-3 बार चीज़ें याद हो जाएंगी। तेज बंद परीक्षक इसको बोलते हैं। शार्प पॉइंट टेस्टर क्या होता है, शार्प पॉइंट टेस्टर, इसका प्रयोग कपड़े में सुरक्षा देने के लिए यानी सेफ्टी इन क्लोथिंग के लिए शार्प पॉइंट टेस्टर का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका, एक बार देख लेते हैं इसका फिर से। ग्रे स्केल क्या होता है, धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव लाने के लिए सिस्टरिंग टेस्ट एंड चेंज इन कलर। जेनॉन आर्क जो होता है इसका प्रयोग रोशनी स्थिरता यानी लाइट फास्टनेस के लिए जेनॉन आर्क का प्रयोग करते हैं। क्रॉक मीटर जो होता है, ये जो क्रॉक मीटर होता है ये हमारा दूसरा होता है रगड़ स्थिरता के लिए यानी रबड़ रफ फास्टनेस के लिए। और तेज बंद परीक्षण यानी शार्प पॉइंट टेस्टर के लिए जो होता है प्रयोग करते हैं हम कपड़ों में सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, सूची फर्स्ट में दिए गए वर्णों को सूची सेकंड में दिए गए पदों के साथ सुमेलित करें। तो देखिए इसमें आपको ये दिए गए हैं इसके वो, और इससे आपको मैच कराना है कुछ इनका प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है वो हमारा थर्ड होगा। क्या होगा, ये थर्ड होगा। तो देखिए इसमें हमारा पहला जाता है कि कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण होता है, यानी क्या है, कंट्रोल। क्या है इसका ऑप्शन जाएगा, कंट्रोल। कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण है यानी कंट्रोल। ध्वनि की तीव्रता का मापन करने के लिए डेसिबल होता है। मानव गति में उसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए होता है, क्या होता है,
बायोमेनिक्स होता है। क्या होता है? बायोमैकेनिक्स होता है। क्या होता है? बायोमैकेनिक्स होता है। किसके लिए? ये हमारा मानव गति एवं इसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है ध्वनि की आवृत्ति का मापन करने के लिए। ये ध्वनि की आवृत्ति मापन करने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की एक तकनीक होती है जिसे डिस्प्ले कहते हैं। यानी कोई चीज़ को डिस्प्ले करने, प्रेजेंट करने के लिए डिस्प्ले का प्रयोग करते हैं। तो एक दो बार इसको देखेंगे, इसकी चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके उससे संबंधित क्वेश्चन है, मोस्टली रूप से आपके होम एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपका ये देखिए। अनुपात, बट, चमक, कपाट, पैटर्न, इनको मैच कराना है। ये इसके लिए इससे आपको मैच कराना है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। देखिए अनुपात, अनुपात क्या है? ग्रीक दीर्घाय, हमने आपको बढ़ाया है इसको। ग्रीक ऑब्लॉन्ग जो है प्रोपोर्शन में होता है, जिसमें 2:3, 3:5, 5:8 वाला होता है। इतने बैलेंस के लिए प्रोपोर्शन प्रयोग करते हैं। इतना स्पेस होना चाहिए, इतना डिजाइन होना चाहिए। ये उसी को दिखाता है, ग्रीक ऑब्लॉन्ग। इसी को गोल्डन ऑब्लॉन्ग भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोपोर्शन होता है। और बट जो होता है फर्नीचर, जोड़ या संधि के लिए बट का प्रयोग करते हैं। चमक के लिए जो होता है प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन का प्रयोग करते हैं। चमक के लिए इल्यूमिनेशन का प्रयोग करते हैं। और कपाट जो देखिए एक बार फिर से, जो हमारा अनुपात होता है वो क्या होता है? ये ग्रीक दीर्घायत यानी ग्रीक ऑब्लॉन्ग के लिए। और जो बट होता है फर्नीचर, जोड़, संधि के लिए या संधि के लिए। चमक जो होता है ये हमारा प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन के लिए प्रयोग करते हैं। और वॉल्व यानी जो कपाट होता है वो तीसरा यानी कलर डायमेंशन के लिए वॉल का प्रयोग करते हैं। पैटर्न जो होता है ये सतही अलंकरण यानी सरफेस ऑर्नामेंटेशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें सूची फर्स्ट में दिए गए शब्दों को सेकंड में दिए गए विवरणों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये CERC, GNP, CI, ओम्बड्समैन, जिला, फोरम, इससे आपको इसको मैच कराना है। इसमें जो ऑप्शन जाता है हमारा सेकंड होगा। देखिए CERC का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है। और हमने आपको GNP पढ़ाया ही था। और ये इसका आपको मैच कराना है इसमें। तो देखिए हमारा जो CERC है ये किससे होगा? ये राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन काम करती है। अब आता है हमारा GNP, ये हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करने का काम करता है। और नेक्स्ट हमारा CI जो होता है, ये CI हमारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? उपभोक्ता संगठन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारा CI। और नेक्स्ट हमारा है ओम्बड्समैन। देखिए ओम्बड्समैन जो क्वेश्चन है, ओम्बड्समैन एक कह सकते हैं एजेंसी होती है, वैकल्पिक एजेंसी होती है, जिनको हम ओम्बड्समैन कहते हैं। ये क्या होता है कि जो सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध जन साधारण की शिकायतों पर सुनवाई करने वाला उच्च शासकीय अधिकारी, जिसे हम लोकपाल या लोकायुक्त भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लोकपाल या लोकायुक्त, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओम्बड्समैन। तो ये जान लीजिएगा, एक उपभोक्ता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक वैकल्पिक एजेंसी के रूप में ये काम करती है। क्या? ओम्बड्समैन। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन जाता है हमारा चौथा है, यानी उपभोक्ता निवारण वैकल्पिक एजेंसी होती है। नेक्स्ट हमारा ई आता है जिला फोरम। ये क्या होता है? एक उपभोक्ता न्यायालय होता है जो उपभोक्ताओं के विवाद हो, उपभोक्ता से कोई संघर्ष हो रहा हो, कोई शिकायत हो, यानी जितनी भी संघर्ष कोई शिकायत होती हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उपभोक्ता फोरम लगाया जाता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं। वहाँ पर उपभोक्ता संबंधी समस्याओं की शिकायत को सुना जाता है, उसका निवारण किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये काम करता है। और ये आपका उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 में आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका किसी भी रूप में पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए और ये काम क्या करते हैं देख लीजिए एक बार फिर इसको देखते हैं। जो CERC है क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन है। GNP अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। CI जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा होता है, यानी CI जो होता है उपभोक्ता संरक्षण के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। ओम्बड्समैन अभी हमने आपको बताया उपभोक्ता निवारण हेतु एक वैकल्पिक एजेंसी है। और जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका है, इसको मैंने पढ़ाया भी है आपको एक्सटेंशन में। देखिए जनसंचार सिद्धांतों की सूची सेकंड में दिए गए अनेक बुनियादी मार्गदर्शक के साथ सुमेलित किए रहे। देखिए सत्तावादी इसको हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटेरियन बोलते हैं। स्वेच्छातंत्रवाद इसको हम लिबर्टेरियन बोलते हैं।
और सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, सोवियत कम्युनिस्ट डेवलपमेंट मीडिया। अब इनको आपको मैच कराना है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन है इसमें हमारा सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड होगा। देखिए सत्तावादी यानी अथॉरिटेरियन जो होते हैं, क्या होते हैं, ये मीडिया नियंत्रित होते हैं, यानी मीडिया आर कंट्रोल्ड, यानी ये मीडिया पे पूरा तरह कंट्रोल। मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी थ्योरी बता रहे थे, उसमें हमने इसको समझाया था अच्छे से। तो सत्तावादी क्या होता है? मीडिया नियंत्रित होती है। और बी हमारा पहला है यानी स्वच्छता तंत्र, यानी मीडिया स्वतंत्र होती है। इसमें स्वेच्छा, देखिए स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, यहीं से इसको बात पकड़ लीजिएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व, देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व, मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार होता है, यानी जो मीडिया तो फ्री होती है लेकिन बट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसको बोलते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। सोवियत कम्युनिस्ट, सोवियत कम्युनिस्ट क्या है? मीडिया सरकार के एजेंट होते हैं, यानी मीडिया क्या होता है? जो सरकार कहती है उसी को बताते हैं, उसी को छापते हैं। तो हमारा क्या होता है? सोवियत कम्युनिस्टिक थ्योरी में ये बातें कही गई हैं। डेवलपमेंट मीडिया, मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है। डेवलपमेंट मीडिया में क्या है कि जो मीडिया हो वो समाज के विकास में समस्याएं उनकी बताने का काम करे, वो होता है मीडिया, डेवलपमेंट मीडिया। तो सत्तावादी देखिए क्या होता है? इसमें मीडिया नियंत्रित है, स्वच्छता में मीडिया स्वतंत्र है, सामाजिक उत्तरदायित्व में मीडिया स्वतंत्र है किंतु जिम्मेदार है। सोवियत कम्युनिस्ट में क्या है? मीडिया जो है सरकार की क्या है? एजेंट है। डेवलपमेंट मीडिया क्या है? मीडिया को समाज के विकास में सहायता करती है। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमारा क्वेश्चन है, आप सूची फर्स्ट में दी गई विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावकों के नाम को सूची सेकंड में दिए गए परियोजना या स्कीम के साथ सुमेलित कर जिससे वे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पढ़ाया है, अभी जल्दी में आपको। अल्बर्ट मेयर, रविन्द्रनाथ टैगोर, एफ.एल. ब्रेयन, यानी ये इन्होंने ये योजना चलाई है, तो आपको इससे मैच कराना। जो इसका ऑप्शन जाता है वो क्या होगा? फोर्थ होगा। क्या है? अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर ने इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रीनिकेतन योजना। एफ.एल. ब्रेन जो होते हैं गुड़गांव परियोजना, एफ.एल. ब्रेन जो है किसकी कहते हैं? गुड़गांव परियोजना के लिए। एम.के. गांधी हमने आपको बताया था, सेवाग्राम परियोजना। स्पेंसर हैज जो होते हैं मार्थेंडम योजना की शुरुआत किए थे। तो एक बार इसको एक बार नज़र से देख लेना। अल्बर्ट मेयर, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, रविन्द्रनाथ श्रीनिकेतन, एफ.एल. ब्रेन जो होते हैं ये गुड़गांव योजना के लिए हैं, एम.के. गांधी सेवाग्राम और स्पेंसर है मार्थेंडम। तो इसका ऑप्शन फूड सही है। अब देखिए नेक्स्ट यही है, अभी आपको जल्दी मैंने इसको भी पढ़ाया था कि दिए गए संचार प्रक्रिया के तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए संचार के स्रोत के प्रकार उसको सम्मिलित कीजिए। देखिए कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से, किसे और किस प्रभाव के साथ कहता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्या है इसमें? कौन कहता है। कौन कहता है यानी नियंत्रण शोध, यानी हमारा कंट्रोल रिसर्च होता है, यानी कौन कहता है यानी सेंडर से रिलेटेड है। क्या कहता है यानी विषय वस्तु यानी कंटेंट से मतलब होता है। किस माध्यम से कहता है यानी हमारा किस मीडियम से हम उसको बता रहे हैं, टीचिंग मेथड से मतलब है। किसे कहता है तो यानी श्रोता, यानी किसके लिए कहता है यानी ऑडियंस रिसर्च होता है। किस प्रभाव के साथ करता है, ये हमारा आता है प्रभाव शोध, जिसको इफेक्ट रिसर्च कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए हमारा 95 क्वेश्चन है, 96 तक ही इसको आपको बताएंगे क्योंकि इसमें एक पेज जो है वो आपका पैसेज दिया गया है, इसका जो है पेज जो है नहीं है, और इसमें आपको बताएंगे 95 वाले क्वेश्चन पे। देखिए सूची फर्स्ट के मदों को सूची सेकंड के मदों के साथ सम्मिलित करें। देखिए सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। टाइप 1 एरर जो होता है, टाइप 1 एरर जो है किससे मैच होता है? देखिए पहले इसका ऑप्शन जो जाता है वो सेकंड जाता है। इसमें क्या है? मोस्टली आपका जो होता है यथार्थ शून्य परिकल्पना को जब नकार जाता है, यानी जब शून्य परिकल्पना यानी हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, यदि वो सही होता है लेकिन उसको क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? टाइप 1 एरर। मैंने इसको पढ़ाया भी है आपको हाइपोथेसिस में, वहाँ पे जाकर के हाइपोथेसिस रिसर्च प्ले लिस्ट में जा करके देख सकतेगा एरर हाइपोथेसिस के बारे में। तो टाइप 1 जो होता है किसके लिए होता है? यदि हमारा नल हाइपोथेसिस सही होता है लेकिन किसी कारणवश उसको गलत मान लिया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? टाइप 1 एरर। देखिए ना, शून्य परिकल्पना को नकार दिया जाता है, वही शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस को, और इसी को अल्फा त्रुटि भी कहते हैं। और जो टाइप 2 होता है इसमें जो है इसको हम टाइप 2 जिसको हम बीटा त्रुटि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब कभी भी शून्य परिकल्पना को असत्य होने पर भी उसे सही मान लिया, यानी असत्य हो गलत हो तब भी उसको सही मान लेते हैं, वो क्या होगा? टाइप 2 त्रुटि होता है। तो अब इसमें ऑप्शन देखें, यहाँ पर जो टाइप 1 एरर होता है क्या है? इसमें यथार्थ शून्य परिकल्पना को नकार दिया जाता है। क्रूस्काल वालिस जो टेस्ट है ये हमारा दिए गए स्कोर पॉइंट के नीचे आने वाले 0% मामले को दिखाने का काम करता है। सेंट्राइल रैंक क्या है? जो हमारा सेंट्राइल, देखिए क्रूसवालिक एच टेस्ट, एक बार फिर से देखते हैं। क्रूसवालिक एच टेस्ट जो होता है वो तीसरा है। क्या है? बंटन, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, क्रूसकाल वालिस टेस्ट।
और दूसरा हमारा आता है सेंट्राइल रैंक। सेंट्राइल रैंक जो होता है, ये सेंटाइल जो रैंक होता है दिए गए स्कोर पॉइंट के नीचे आने वाले 0% मामले के लिए ये काम करता है। और दिशात्मक वैकल्पिक परिकल्पना, जिसको हम डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, इसका जो ऑप्शन जाएगा वो ये जाएगा दिशात्मक, यानी जिसको हम बोलते हैं टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसको द्विपक्षीय बोलते हैं। और देखिए वन टेल्ड हाइपोथेसिस होता है, टू टेल्ड होता है। जो वन टेल्ड होता है कि अनुसंधान प्रक्रिया में जब कभी शोधकर्ता परिकल्पना का निर्माण करके उसे सामान्य यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर रख कर परीक्षण करता है, तो उस परीक्षण की दिशा क्या होती है, एक तरफा या एक तरफ की ओर संकेत करता है। इसे निर्देश सहित बोलते हैं, एक पुच्छीय परिकल्पना कहते हैं या वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये जो है इसी को डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और दूसरा इसमें टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है कि जब शोधकर्ता शोध की प्रक्रिया में परिकल्पना के परीक्षण के लिए जो नॉर्मल कर्व होता है उसकी दिशाओं पर मतलब कि चरों पर रखता है, कोई भी चर एक दिशा की संकेत ना करके बल्कि दोनों तरफ इस तरह से जो उसमें संकेत करते हैं, यानी इस तरह से सिंबल बनता है, दोनों तरफ की ओर संकेत करते हैं, और उसे हम बोलते हैं टू डायरेक्शनल या निर्देश रहित या द्विपक्षीय जो है ये होता है टू डायरेक्शनल। तो इसका जो है ये होता है। अब आता है हमारा जो दिशात्मक परिकल्पना होती है हमारा इससे रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये है वक्र के अधीन 99.7% क्षेत्र से ये रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए सूचकों की प्रकारों में सूची सेकंड में दी गई उनकी व्याख्या के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शनल इंडिकेटर्स, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स और प्रोसेस इंडिकेटर्स। तो इसका जो ऑप्शन जाता है वो क्या होगा, इसका ऑप्शन जो है थर्ड होगा। क्या है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन है थर्ड। अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट इंडिकेटर होता है, डायरेक्ट इंडिकेटर किससे रिलेटेड, सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। सटीक एवं व्यापक यानी रिलेट टू प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव चेंज क्या है। और दूसरा आता है प्रारंभिक सूचक, यानी जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स। फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत, यानी सेट टू बी मेजर्ड विद इन अ टाइम फ्रेम, उसके बोलते हैं फॉर्मेटिव। यानी इसको करते रहते हैं समय समय पर, उसको ड्यूरिंग यानी प्रोजेक्ट के समय करते रहते हैं, वो हमारा फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स होता है। और जबकि हमारा सारांश जिसको हम समेटिव बोलते हैं, ये जो हमारा समेटिव होता है ये हमारा पांचवा जाता है, आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है, यानी मेजर परफॉर्मेंस एट द एंड, यानी एंड में जो किया जाता है वो हमारा क्या होता है, समेटिव होता है। और क्वांटिटेटिव जिसको हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, परिवर्तन के परिमाण का मापन करने का काम करता है। और प्रोसेस इंडिकेटर जो होता है जिसको प्रक्रिया सूचक बोलते हैं, ये हमारा गुणात्मक आंकड़ों का क्या करता है, मापन करता है। यानी जो प्रोसेस इंडिकेटर है वो क्वालिटेटिव होता है, जो क्वांटिटेटिव होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यानी परिवर्तन के परिणाम का मापन करता है। ठीक है, हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इसे लाइक करना न भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।